Hello friends, welcome back. We are discussing Plato and दो वीडियोस में पिछले मैंने आपको पूरे के पूरे वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन को कंटेक्चुअलाइज करके कैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन इवॉल्व हुआ है वो समझा दिया है अलोंग विद दी स्कॉलरशिप्स। अब हम बात करेंगे प्लेटो की। और जब हम प्लेटो को देखते हैं तो यहाँ पर प्लेटो ने वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की है, बट आज के वीडियो में हमारा फोकस रहेगा टू ब्रॉडली कंटेक्चुअलाइज प्लेटो। ब्रॉडली कंटेक्चुअलाइज करने से प्लेटो को एक फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि जब हम प्लेटो को समझते हैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, तो आपको समझ आएगा कि प्लेटो एज अ थिंकर क्या था और कैसे था। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि प्लेटो की जो राइटिंग्स हैं, प्लेटो की राइटिंग्स का मतलब ये हुआ कि जो प्लेटो ने अलग अलग प्रकार की बुक्स लिखी हैं वो थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट हैं यानी कि दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक्स। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी बुक की बात करते हैं तो बुक के केस में क्या होता है? बुक के केस में ये होता है कि भाई आप अगर बुक को पढ़ रहे हैं तो आप सीधा सीधा उस किताब को पढ़ के उसमें जो भी मैसेजेस फॉर एग्जांपल लिखे हैं वो आप समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने ये एक यूपीएससी के लिए एक लाल किताब निकाली है। इस लाल किताब में मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से आपको एग्जाम को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको अपना सिलेबस समझना है, एट्सेट्रा। तो ये होती है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक कि इस प्रकार की बुक से आपको सीधा पढ़ के चीज़ें समझ आ जाएंगी। पर प्लेटो की बुक्स ऐसी नहीं थी। प्लेटो की बुक्स अलग है। प्लेटो ने जिस प्रकार की बुक्स लिखी हैं वो उसने लिखी हैं डायलॉग फॉर्म में। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है कि प्लेटो की राइटिंग का जो स्टाइल है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। ही हैज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो जब प्लेटो ने डायलॉग के फॉर्म में लिखा है तो वो बेसिकली इन डायलॉग्स के थ्रू क्वेश्चन पोज करता है और क्वेश्चन पोज करने के बाद एक आंसर सीक करता है। तो जब वो ये करता है तो ये एक मेथडोलॉजी होती है जो जनरली हम कहते हैं एक फिलोसोफर की होती है। एक चीज को समझने की आप कोशिश कीजिए। कोई भी फिलोसोफर जो होता है उसका क्वेस्ट होता है, क्वेस्ट यानी कि उसका एक अर्ज होता है कि वो बेसिकली क्वेश्चंस के आंसर्स को सीख करे। और फिलॉसफी में भी मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लाइफ के अलग अलग पहलुओं को लेकर, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर उनके आंसर्स को सीख करें। तो अगर एक फिलोसोफर जो है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर क्वेश्चंस रेज करे और उन क्वेश्चंस के वो आंसर्स को सीख करे, तो इस रीजन से हम उसको एक फिलोसोफर कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अब बात करी जाए तो यहाँ पर जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो देयरफॉर बिकम्स, पहली बात तो, द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर। इस रीजन से ये हमारे सिलेबस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के भी पहला थिंकर है, पहला पॉलिटिकल फिलोसोफर है। तो फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर होने के नाते प्लेटो का जो राइटिंग स्टाइल है, अब आपको वो क्लियर हो जाना चाहिए कि हिज राइटिंग स्टाइल इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पहले क्लियर कर लीजिए कि सॉल्यूशन इम्पोज करने का नहीं है। प्लेटो ने अपनी राइटिंग्स में सॉल्यूशन यहाँ पर इम्पोज नहीं किया। उसने अपनी राइटिंग्स के थ्रू सबसे पहले एक डायलॉग इनिशिएट किया और डायलॉग इनिशिएट करके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया। तो प्लेटो का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था? कि लेट द अदर पर्सन फील द प्रॉब्लम, लेट द अदर पर्सन आफ्टर फीलिंग द प्रॉब्लम नो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन। तो प्लेटो का ऑब्जेक्टिव जब हम कहते हैं कि एक डायलॉग फॉर्म का था तो इस टेक्निक का नाम रखा गया डायलेक्टिक मेथड। डायलेक्टिक, डायलेक्टिक का मतलब होता है यहाँ पर एक डायलॉग मेथड। जब हमने कहा कि ये प्लेटो ने एक डायलॉग मेथड यहाँ पर इनिशिएट किया, एक डायलेक्टिक मेथड इनिशिएट किया, तो इसके थ्रू उसने क्वेश्चंस एंड आंसर्स इलेबोरेट करे। तो प्लेटो की जब हम राइटिंग्स पढ़ते हैं, प्लेटो की जब हम अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं, तो उन सारी बुक्स में एक डायलॉग डायलेक्टिक मेथड विजिबल होता है। एक ऐसा मेथड विजिबल होता है जहां पर हम देखते हैं कि प्लेटो जो है वो कहीं ना कहीं डायलॉग के थ्रू क्वेश्चंस को भी और कहीं ना कहीं डायलॉग के थ्रू आंसर्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ये पहली चीज है। दूसरा, इसी चीज को एक स्कॉलर जो है
मार्था नुसबॉम, जिनके बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, उन्होंने एक असेसमेंट दिया है। और ये असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लेटो के डायलेक्टिक मेथड पे, तो हमें सिर्फ डायलेक्टिक मेथड में इतना एक्सप्लेन नहीं करना है कि इट्स जस्ट अबाउट डायलॉग, इट्स जस्ट अबाउट हाउ प्लेटो हैज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फिलोसॉफिकल क्वेस्ट फॉर सीकिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बल्कि हमें उसको स्कॉलरली लेवल पर भी एक्सप्लेन करना है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में स्कॉलर्स अगर आपके टिप्स पे होंगे, तो वो स्कॉलर्स आपको इवेंचुअली मदद करेंगे। और चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने आपको टेक्निक्स बतानी है, वो टेक्निक्स आपको यहाँ पर भी काम आएंगी। मार्था नुसबॉम ने क्या बोला है? मार्था नुसबॉम ने ये बोला, एक बुक लिख के, जिस बुक का नाम है फ्रेजिलिटी ऑफ गुडनेस, ये उनकी बुक का नाम है। इस बुक में मार्था नुसबॉम ने ये बोला है कि भाई प्लेटो का जो ये डायलेक्टिक मेथड था, इस डायलेक्टिक मेथड से प्लेटो ने एक एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज क्रिएट करी। उनका सबसे पहला मानना ये है कि प्लेटो ने पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में एक एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज इनिशिएट करी। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से एक क्वेश्चन पोज किया गया, क्वेश्चन के बाद एक आंसर आया, उस आंसर के बाद एक काउंटर क्वेश्चन आया, काउंटर क्वेश्चन के बाद एक काउंटर आंसर आया, तो ये जो पूरा डिबेट था, मार्था कहती हैं कि ये जो पूरा डिबेट था, जो एक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ और उसके बाद एक आंसर आया, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कई बार रिपीट होता रहा, जब तक एक इफेक्टिव पॉइंट पे कंक्लूजन नहीं आया। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, क्योंकि आप सोचो कि एक साइंस के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यही चीज होती है कि एक साइंस के एक्सपेरिमेंट में हम एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम उस हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करते रहते हैं, तब तक जब तक हमारे पास एक रिजल्ट नहीं आता। तो ये जो पूरा एक एक्सपेरिमेंट साइंस में चलता है, इसी एक्सपेरिमेंट को मार्था कहती हैं कि प्लेटो ने भी किया। प्लेटो ने इस तरीके से डायलेक्टिक मेथड में ये जो एक आइडिया, क्वेश्चन आंसर, काउंटर क्वेश्चन, काउंटर आंसर, और ये प्रोसेस रिपीट तब तक होता रहा जब तक एक इफेक्टिव कंक्लूजन नहीं आया। इस प्रोसेस के थ्रू मार्था कहती हैं कि प्लेटो ने पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में एक एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज इनिशिएट करी। दूसरा, वो कहती हैं कि उन्होंने इस डायलेक्टिक मेथड से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, जिसको वो कहती हैं एलेंचोस, जिसका मतलब होता है आइडिया ऑफ रेफ्यूटेशन। इसका क्या मतलब है, ये पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है। आइडिया ऑफ रेफ्यूटेशन का मतलब ये है कि जब प्लेटो ने एक क्वेश्चन से शुरुआत करी, उस क्वेश्चन से इफेक्टिव आंसर नहीं आया, तो उसने एक काउंटर क्वेश्चन पोज करा। तो ये जो प्रोसेस होता है कि जब आप एक क्वेश्चन देते हो, फिर आप एक आंसर सीक करते हो, अब अगर वो आंसर इफेक्टिव नहीं होता, तो आप एक काउंटर क्वेश्चन पूछते हो, और ये जो काउंटर क्वेश्चन आप पूछते हो इस तरीके से, ये इस नॉट इफेक्टिव आंसर को रिफ्यूट करके, रिजेक्ट करके आता है। तो ये चीज जो है, मार्था ने हाईलाइट करी कि प्लेटो के टाइम पर ये जो रिजेक्शन वाला पॉइंट था, कि जब तक राइट आंसर नहीं आएगा, तब तक हम रिफ्यूट करते रहेंगे आर्ग्यूमेंट को। आप आर्ग्यूमेंट को तब तक रेफ्यूट और रिजेक्ट करते रहो टिल द टाइम यू गेट द फाइन आंसर। इस प्रोसेस को मार्था ने एम्फसाइज करा कि ये एक साइंटिफिक मेथड था। तो मार्था बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि प्लेटो ने सिर्फ मियरली पॉलिटिकल साइंस में एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग इंट्रोड्यूस नहीं करी, बल्कि एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग के साथ साथ एक साइंटिफिक मेथड को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। और इस साइंटिफिक मेथड से प्लेटो ने ये इंश्योर किया कि पॉलिटिकल साइंस के एक डिसिप्लिन को एक डायरेक्शन दी जाए। इस रीजन से मार्था नुसबॉम प्लेटो को बहुत क्रूशल थिंकर मानती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से, मार्था के हिसाब से, एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग, साइंटिफिक मेथड का ओरिजिनेशन होना, एक पॉलिटिकल साइंस को फ्यूचर डायरेक्शन देने वाला काम प्लेटो ने यहाँ पर किया। लेकिन
अब अगर हम बात करें एक और थिंकर की जिनका नाम है स्टैनले रोजन। स्टैनले रोजन ने क्या बोला? स्टैनले रोजन ने बोला कि भाई ये जो डायलेक्टिक मेथड है, इस मेथड ने फिलॉसफी को एक लाइवली एक्सरसाइज बना दिया और इसको डाइवेस्ट कर दिया फ्रॉम प्रिविलेज। अब ये पॉइंट समझना बड़ा क्रूशल है। स्टैनले रोजन क्या कहते हैं? स्टैनले रोजन कहते हैं कि अगर हम प्लेटो को एनालाइज करें और प्लेटो के मेथड को एनालाइज करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहते हैं कि भाई प्लेटो के टाइम पर कुछ लोग होते थे जिनका नाम था सोफिस्ट्स। सोफिस्ट्स बेसिकली पेड टीचर्स होते थे। सोफिस्ट्स क्या करते थे कि कोई भी स्टूडेंट को पकड़ के उससे एक फीस चार्ज करके उसको एजुकेशन देते थे। और ये एजुकेशन जनरली पॉलिटिकल एजुकेशन होती थी। ये जो पॉलिटिकल एजुकेशन होती थी ये ज़्यादातर पॉलिटिकल रेटरिक की होती थी। रेटरिक वर्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप किस तरीके से पावर को कैप्चर करो। तो स्टैनले रोजन कहता है कि भाई प्लेटो के टाइम पे जो ये सोफिस्ट थे जो कि पेड टीचर्स थे, जो लोगों से पैसा लेके उनको सिखाते थे कि पावर कैसे कैप्चर करनी है, आप पॉलिटिक्स में कैसे आ सकते हो, ये चीजें जो बेसिकली सोफिस्ट पैसे लेके सिखाते थे प्लेटो के टाइम पे, प्लेटो के टाइम पर ये वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से सोफिस्ट्स ने जिस मार्केट को केटर किया था वो केवल और केवल प्रिविलेज्ड लोगों की मार्केट थी। प्रिविलेज्ड लोगों की, क्योंकि जो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं केवल वो ही सोफिस्ट्स को हायर कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि स्टैनले रोजन का जो ओवरऑल असेसमेंट है वो ये है कि प्लेटो ने इस चीज को, फिलोसफी को डाइवेस्ट किया फ्रॉम द प्रिविलेज, ये प्रिविलेज सोफिस्ट्स का, कि भाई जिसके पास पैसा है केवल वो ही एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त करे। इस चीज को प्लेटो ने डाइवेस्ट किया। प्लेटो ने जब ये अपने डायलेक्टिक मेथड का ओरिजिनेशन किया जिसमें वो क्वेश्चन आंसर करता था, तो इससे फिलॉसफी एक लाइवली एक्सरसाइज स्टैनले रोजन कहते हैं इसलिए बन गई क्योंकि यहाँ पर ये जो फिलॉसफी थी अब ये मासेस के पास जाने लगी। और आप सोचो कि एक जगह पर जहां पर सारे लोग पैसा कमाने के चक्कर में सोफिस्ट लगे हुए थे, जब प्लेटो ने इस चीज को फ्री में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मासेस को ले जाना शुरू कर दिया, तो इससे जाहिर सी बात है कि ये जो सोफिस्ट्स थे इनको प्रॉब्लम हुई। और क्योंकि सोफिस्ट्स किसकी हेल्प कर रहे थे? वो हेल्प कर रहे थे उन लोगों की जिन्होंने इवेंचुअली पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना था। यानी कि अगर सोफिस्ट उनको केटर कर रहे हैं जो कि फ्यूचर पॉलिटिशियंस हैं, तो जाहिर सी बात है कि सोफिस्ट्स का धंधा अफेक्ट होगा तो फ्यूचर पॉलिटिशियंस का भी होगा। इस रीजन से ये जो फ्यूचर पॉलिटिशियंस थे इनको भी और सोफिस्ट्स को भी प्लेटो से बड़ी नफरत थी। और इस रीजन से हम कहते हैं कि उस समय जब प्लेटो था, और प्लेटो के टाइम पे क्योंकि उस समय यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी में क्योंकि सोफिस्ट्स ट्रेन किया करते थे लोगों को पावर कैप्चर करने के लिए, तो जब ये पावर कैप्चर करके लोग आते थे डेमोक्रेसी में, तो उनको सोक्रेटिस से भी, उनको प्लेटो से भी सबसे चिढ़ मचती थी। इस रीजन से ये लोगों को सोसाइटी में, प्लेटो के जैसे लोगों को खास करके सोसाइटी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो स्टैनले रोजन का असेसमेंट आई बिलीव अब आपको क्लियर होगा कि ही डाइवेस्टेड द फिलोसफी फ्रॉम द प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स कि ही डाइवेस्टेड द फिलोसफी फ्रॉम द ओवरऑल सोफिस्ट कंट्रोल and made the education available to the common masses, specifically philosophical knowledge, डायलेक्टिक मेथड, जिससे कि लोगों में अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली बात थी। अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि प्लेटो ने जितने भी अपने आइडियाज दिए, हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दोज आइडियाज वर मेटाफिजिकल इन नेचर। मेटाफिजिकल का मतलब ये है कि एक सिंपल लैंग्वेज में कि जब भी प्लेटो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करता था तो उस कॉन्सेप्ट को वो एक जेनेरिक मीनिंग में नहीं बल्कि उसको एक डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग के नजरिए से वो देखता था।
ये चीज आपको भी क्लियर होनी चाहिए पहली बात तो, कि प्लेटो किसी भी कॉन्सेप्ट को यदि जब भी एग्जामिन एनालाइज करता था, तो उस कॉन्सेप्ट के जेनेरिक मीनिंग को समझने के बजाय वो ज्यादातर एक फिलोसॉफिकल डीपर मीनिंग की ओर जाता था। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ जिसके लिए एक सेपरेट क्लास में भी हम इसको समझेंगे, कि जैसे जब हम बात करते हैं जस्टिस की, तो प्लेटो ने एक थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, अलग से इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। अब जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में प्लेटो ने एक सिंपल बात बोली, वो कहता है कि देखो जस्टिस, जो जेनेरिक मीनिंग ऑफ द वर्ड जस्टिस है, न्याय, वो नहीं है मेरे लिए। तो जस्टिस का अगर जेनेरिक मीनिंग है न्याय, प्लेटो ने कहा कि भाई आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। उसने कहा कि भाई मेरे हिसाब से जस्टिस का एक फिलोसॉफिकल मेटाफिजिकल मीनिंग है। उसने कहा जस्टिस का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में सारे लोग जो भी उनको फंक्शंस दिए गए हैं करने को, उन फंक्शंस को वो कैरी आउट करें। तो प्लेटो ने यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश करी, उसने कहा कि देखो जो जस्टिस है, उसको अगर आप एक जेनेरिक सेंस में देखोगे तो जेनेरिक सेंस में मतलब हुआ कि भाई न्याय। पर प्लेटो ने कहा कि भाई मैं जस्टिस को न्याय के नजरिए से नहीं देखता, मैं जस्टिस को एक लार्जर एस्पेक्ट के नजरिए से देखता हूँ। लार्जर एस्पेक्ट का मतलब ये है कि प्लेटो ने एक सिंपल लैंग्वेज में बोला, टू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ जार्गन राइट नाउ। उसने कहा कि भाई अगर सोसाइटी में लोग रहते हैं और उन सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कुछ फंक्शंस सोसाइटी की तरफ से एलोकेटेड हैं, तो जस्टिस का मतलब है कि आप उन फंक्शंस को इफेक्टिवली कैरी आउट करो। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो जो भी आपको फंक्शंस सोसाइटी में करने को बोले गए हैं, यदि आप उन फंक्शंस को इफेक्टिवली कैरी आउट करोगे, तो उसकी वजह से सोसाइटी में जस्टिस होगा, क्योंकि ये चीज सोसाइटी में सोशल हार्मनी क्रिएट करेगी। तो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या था, कि सोसाइटी के लोग जो भी फंक्शंस उनको सोसाइटी में एलोकेटेड हैं, अगर वो फंक्शंस करते हैं, तो उन फंक्शंस को करने से सोसाइटी में सोशल हार्मनी होगी। और वो सोशल हार्मनी एक पॉइंटर होता है जस्टिस का। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है प्लेटो का, इसको कहते हैं मेटाफिजिकल। तो कहने की कोशिश हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि प्लेटो ने जितने भी आइडियाज दिए वो थोड़े से मेटाफिजिकल इन नेचर थे, यानी कि उसके आइडियाज में एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी के बारे में चर्चा थी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, तो प्लेटो जब यहाँ पर एक रूलर की बात करता है, तो वो रूलर कहता है कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि रूलर को एक फिलोसोफर होना चाहिए। इसी रीजन से हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने एक थ्योरी दी थी कॉल्ड द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। अब ये भी देखो एक मेटाफिजिकल आइडिया है, क्योंकि प्लेटो ने क्या बात बोली, प्लेटो ने कहा कि भाई कोई भी जो रूलर होता है उसको फिलॉसफी की नॉलेज होनी चाहिए। ये पॉइंट उसने इसलिए बोला क्योंकि प्लेटो को ये लगता था कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में अनपढ़ से लोग जो हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं। इन लोगों की वजह से सोसाइटी में एक मॉब रूल होता है। अच्छा, प्लेटो ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि प्लेटो ने ये देखा था कि भाई सोफिस्ट्स क्या कर रहे हैं, वो लोगों को सिर्फ पावर कैसे कैप्चर करनी है वो सिखा रहे हैं। और जैसे ही लोग पावर कैसे कैप्चर करनी है की टेक्निक सीखते थे, उसके बाद वो पावर कैप्चर कर लेते थे। तो प्लेटो कहता था कि भाई इनको सिर्फ एक ही चीज आती है, मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करना। इनको किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस नहीं आती, इनको कैसे लोगों का वेलफेयर करना है वो नहीं आता। तो ये कैसे आएगा? तो उसने कहा कि भाई इस डेमोक्रेसी से नहीं आएगा, वो आएगा जब एक रूलर जो है एक फिलोसोफर होगा। अब देखो एक गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में जब प्लेटो इस प्रकार की बात करेगा कि डेमोक्रेसी में हमें मॉब रूल मिलता है, हमें इसमें बिलीव नहीं करना, हमें एक फिलोसोफर किंग की आवश्यकता है जो कि फिलोसफी को समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, लोगों का वेलफेयर कैसे करना है उसको समझे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेटो की पूरी थ्योरी का ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है वो मेटाफिजिकल इन नेचर था। तो जस्ट टू समराइज द डिस्कशन, हमने प्लेटो के बारे में ये चीज पढ़ ली कि उसने एक एक्सपेरिमेंटल और प्लेटो ने एक साइंटिफिक मेथड का इनिशिएशन किया है।
और ये दोनों पर्सपेक्टिव्स जो हैं प्लेटो को लेकर मार्था नुसबॉम ने दिए हैं। प्लेटो ने फिलॉसफी को जो है खास करके मासेस तक लेके जाने का काम किया है, और ये पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो ये स्टैनले रोजन ने दिया है। और हमने ये देखा कि प्लेटो ने मेटाफिजिकल चीज़ों पे चर्चा की है और मेटाफिजिकल थ्योरीज कंस्ट्रक्ट की हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि हमने ये बात भी करी है खास करके प्लेटो के बारे में कि उसने डायलेक्टिक मेथड का प्रयोग किया है। तो ये जो प्लेटो के बारे में एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हो विद मार्था नुसबॉम एंड स्टैनले रोजन, तो इसके बाद अब आपको प्लेटो को एनालाइज करके समझने में किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं होगी। तो कीपिंग दिस इन माइंड, आई बिलीव इसको आप एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे प्लेटो की बाकी डिफरेंट सारी थ्योरीज को लेके। थैंक यू।